जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों हमारे प्रैक्टिस से चल रहे हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी भाई बंधुओं ने अभी तक टोटल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज हमारा प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा? 5वां प्रैक्टिस सेट 5। दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं को पहले से पता है कि क्या डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का जितना भी सिलेबस है सदाशिव कोचिंग क्लासेस की ओर से आप सभी भाई बंधुओं को प्रोवाइड किया जा चुका है। तो दोस्तों यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप जाइए, सबसे पहले अच्छे से सिलेबस को देखिए जाके। दोस्तों मैंने हर टॉपिक को बहुत ही अच्छे से सिखाया है। टोटल डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस जो है टोटल 76 लेक्चर में मैंने कंप्लीट किया है। तो दोस्तों आप अच्छे से सिलेबस को पहले देखिए। यदि आप चाहते हैं कि पूरा सिलेबस आप सभी भाई बंधुओं को सीरियल वाइज देखने को मिल जाए, यानी कि हर चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे करके सारे चैप्टर आपको सीरियल वाइज देखने को मिल जाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे दोस्तों आप उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे, सारे वीडियोस वहां से आप सभी भाई बंधुओं को सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी वीडियो का जो लिंक है, कहने का मतलब क्या, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंतर्गत प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। वहां पे जाइएगा तो वहां से भी क्या, उस पे क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगी तुरंत आपके सामने। ठीक है, तो वहां से भी सीरियल वाइज देख सकेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों अभी तक मैंने जितने प्रैक्टिस सेट कराए हैं, कितने 4, तो सभी प्रैक्टिस सेट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से भी आप क्या आसानी से सभी प्रैक्टिस सेट सीरियल वाइज देख सकते हैं। या दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने प्रैक्टिस सेट के लिए भी प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे, वहां से भी सारे प्रैक्टिस आपको सीरियल वाइज देखने को मिल जाएंगे। ठीक दोस्तों, और दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं की प्रतिदिन शाम 5 बजे से यहां से क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, इसीलिए आप सभी भाई बंधु प्रतिदिन शाम 5 बजे तैयार रहा करें। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जिससे क्या होगा, जिससे आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जितने भी प्रैक्टिस सेट मिलेंगे आपको देखने को तुरंत मिल जाएगी, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। और नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाते हैं तो वहां से भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। और यदि आपके पास कोई प्रश्न है पूछने वाले तो आप प्रश्न भी वहां से आसानी से पूछ सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला है, देखिए क्या कहता है। एक वस्तु 20 रुपए में बेचने पर 5 रुपए की हानि होती है। 20 रुपए में बेचने पर 5 रुपए की हानि होती है, आपसे कहा है प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए।
ध्यान से देखिए क्या कहा, एक वस्तु 20 रुपए में बेचने पर 5 रुपए की हानि होती है तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही आसान प्रश्न है कि नहीं दोस्तों। देखिए दिया है क्या है, और आप सभी भाई बंधुओं को पता है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है, जब वस्तु कोई बेची जाती है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। और दोस्तों जब वस्तु कोई खरीदी जाती है तो उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो क्या कहा, एक वस्तु 20 रुपए में बेची गई है बेचने पर, तो यानी कि 20 रुपए में बेच दी गई, यानी क्या देखा, विक्रय मूल्य। वस्तु का क्या देख रहा है दोस्तों, विक्रय मूल्य, वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। और इसी को दोस्तों शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, एसपी बराबर कितना, 20 रुपए। और दोस्तों क्या दे रखा, हानि, बेचने पर 5 रुपए की हानि हुई, तो हानि दोस्तों में दे रखी है, लॉस दोस्तों में कितना है, 5 रुपए का। आपसे पूछा कहा तो प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि कहे या हानि प्रतिशत कहे दोस्तों, दोनों का सेंस एक ही है। तो प्रतिशत हानि इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। दोस्तों आप सभी भाई बंधुओं को पहले से पता, प्रतिशत हानि बराबर होता हानि इंटू 100 अपान क्रय मूल्य। तो दोस्तों हमें क्रय मूल्य तो भी पता नहीं, तो आपको पता है हानि बराबर क्या होता है, लॉस इज इक्वल टू क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्या, सीपी लिख सकते हैं, माइनस विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सीपी क्या है, क्रय मूल्य, माइनस का विक्रय मूल्य। और दोस्तों हानि कितनी, 5 रुपए की। सीपी हमें पता नहीं है, बट मैंने एसपी क्या हमें पता है, तो एसपी दोस्तों कितना, 20। सीपी को इधर रखते हैं, 20 को इधर उठा लाते हैं, तो 5 + 20 इज इक्वल टू सीपी। तो 5 और 20 कितना होगा दोस्तों, 25 बराबर सीपी। यानी कि सीपी दोस्तों हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य किसका, वस्तु का, बराबर कितना, 25 आ गया, 25 रुपए आ गए। ठीक, अब दोस्तों क्या चाहिए था, प्रतिशत हानि। तो आप पहले से जानते हैं कि प्रतिशत हानि या कहेगा हानि प्रतिशत बराबर हानि इंटू 100 अपान क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य। तो दोस्तों इसके बाद मैं इधर कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। तो प्रतिशत हानि बराबर कितना दोस्तों, हानि हमारी कितनी, हानि कितनी, कहां गए हानि वाला, ये 5 रुपए की। तो 5 इंटू 100 है 100 बटे क्रय मूल्य दोस्तों आपने अभी निकाल लिया, कितना है, तो 25 रुपए। तो कितना, 25 हो गया, कट कर लीजिए। 5 × 5 = 25, 5 × 5 5 दूनी 10, 20 आ गया। तो यानी कि प्रतिशत हानि बराबर 20%। तो क्या पूछा, तो प्रतिशत हानि बताइए। अतः वस्तु की प्रतिशत हानि 20 बराबर 20%। अतः वस्तु की हानि बराबर कितनी, 20%। ऐसे भी अतः वस्तु की हानि बराबर 20%। ये दोस्तों हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आप अब इस टाइप के प्रश्न कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों घर के लिए देता हूं, सेम सेकेंड नंबर। कहता है एक वस्तु 40 रुपए में बेचने पर 10 रुपए की हानि होती है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, बहुत आसान है और मुझे उम्मीद है आप जरूर उत्तर देंगे। चलिए प्रश्न संख्या 3 दोस्तों देखते हैं, इसको रब कर दें। चलिए दोस्तों,
और दोस्तों क्या ये नहीं कि सिर्फ वीडियो देख रहे हो बस क्वेश्चन को देख रहे हैं, आप कॉपी और पेन लेके बैठें और क्वेश्चन को नोट करें, उसके बाद लगाएं। ठीक है, ऐसा मत करिएगा साली वीडियो को देख रहे हैं, मुझे उम्मीद है काफी लोग देख भी रहे होंगे ऐसा, बस वीडियो को देख रहे हो काम खत्म। ऐसा मत करिए, उसको कॉपी को क्या लीजिए, उस पे क्वेश्चन को नोट करिए, उसके बाद लगाइए, उसकी प्रैक्टिस करिए। इसलिए तो मैं करा रहा हूं, सिलेबस तो कंप्लीट हो ही चुका है और आपको देखने को भी मिल रहा होगा क्या कि बहुत अच्छे अच्छे नए नए प्रश्न देखने को मिल रहे होंगे। इसलिए मैं क्या हर टाइप के प्रश्न अच्छे से ढूंढ ढूंढ के प्रश्न लेके आ रहा हूं जो आपके सिलेबस में हैं और पूछे जाते हैं। मैं चाहता हूं कि कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए, इसलिए आपको लगता होगा प्रैक्टिस सेट भी करा रहा हूं तो खूब जितने भी देखिए सब नए प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे। बस हमने जो सिखाया है पैटर्न वही है, बस प्रश्न का रूप देखने को अलग मिल रहा होगा। जितना मैंने टाइप के प्रश्न कराए हैं, जितने टाइप के मैंने पैटर्न कराए हैं, हर पैटर्न पर दोस्तों यहां प्रश्न आपको देखने को मिल रहे होंगे। तो यदि आपने सिलेबस को अच्छे से सीखा है, पढ़ा है, तो यहां किसी भी टाइप का मैं प्रश्न लिखूंगा आप कर लेंगे। तो इसलिए आपको प्रश्नों को देखना बहुत जरूरी है, आपकी नजर से हर प्रश्न गुजरना बहुत जरूरी है। और यदि आपके नजर से हर प्रश्न गुजर गया तो आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो पूछो ही क्या बात। ठीक है, चलिए दोस्तों प्रश्न संख्या 3 देखते हैं क्या कहता है। बहुत आसान प्रश्न है, कह रहा है वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को कहते हैं, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं, रेखाखंड को कहते हैं। ध्यान से दोस्तों देखिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न दोस्तों, इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको। क्या कह रहा है दोस्तों, आपसे कह रहा है वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कहते हैं। क्या दोस्तों कहते हैं, देखिए ऑप्शन क्या कहता है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। दोस्तों पहला ऑप्शन आपके पास है परिधि, जीवा, चाप, त्रिज्या। परिधि, जीवा, चाप और त्रिज्या, ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दोस्तों। क्या कहा, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को कहते हैं। दोस्तों आपको पता है ये वृत्त है, इसके किन्हीं दो बिंदु, कहीं पे दो बिंदु ले लीजिए, मान लेते एक बिंदु यहां ले लिया, एक बिंदु यहां पे ले लिया, इन दोनों को मिला दिया तो इसको क्या कहते हैं। मैंने पहले भी बताया है कि वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को दोस्तों क्या कहते थे, क्या कहते हैं, जीवा। क्या कहते हैं, जीवा। और दोस्तों यह होता है वृत्त का केंद्र। ठीक है, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा को दोस्तों क्या कहते हैं, इसके सबके नाम भी दे रहा हूं। इसका लेते हैं ओ, इस जीवा का नाम ए बी। तो दोस्तों हमारी इसमें क्या ए बी हमारी जीवा होगी, और वृत्त के केंद्र से, किसी वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा खंड, वृत्त के केंद्र से परिधि को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वह उस वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिज्या। यानी कि दोस्तों जो ओ ए हमारा क्या होगा, त्रिज्या होगा। ओ ए हमारा क्या त्रिज्या होगा और ए बी हमारी क्या होगी, जीवा। और वृत्त के केंद्र से जाने वाली जीवा सबसे, वृत्त के केंद्र से जा रही जीवा सबसे बड़ी जीवा होती है। आपसे पूछ ले कि कहां से जाने वाली जीवा सबसे बड़ी होती है, तो आप कहेंगे वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा जो होती है वो सबसे बड़ी होती है। और दोस्तों क्या हुआ, वो कहा था चाप। चाप दोस्तों क्या होता है, ये जैसे इस मान लेते हैं कि ए बी लाइन है, तो इधर का ये जो चाप होगा यहां से जो चल रहा है ये चाप कहलाएगा। ठीक, और क्या परिधि, पहला ऑप्शन क्या, परिधि। परिधि क्या, वृत्त का ये पूरा जो परिमित होता, व्यास, सॉरी परिमित मतलब क्या, परिमित मतलब क्या दोस्तों, परिमाप।
यानी कि जो परिधि होगी वही परिमित व परिमाण, मतलब ये 2 पाई आर, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, और जीवा तो मैंने बता ही दिया किसे कहते हैं, चाप क्या, ये क्या बता दिया, त्रिज्या ओ हमारी क्या होगी त्रिज्या। चारों ऑप्शन समझ गए, तो एक क्वेश्चन में आपको चारों ऑप्शन सीखने को मिल गए। यानी कि इसका ऑप्शन क्या होगा, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही होगा। समझ गए ना भाई, दो बिंदु मिला, चाहे इसको मिला दे, कहीं भी दो बिंदु ले लीजिए, इसको मिला देंगे ये भी जीवा कहलाएगी, इसको मिला देंगे ये भी जीवा कहलाएगी, ये भी जीवा हमारी है, ये है कि नहीं। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, उसको तब करें। प्रश्न संख्या 4, ध्यान से देखिए। 4 नंबर क्या कहता है, 5 के प्रथम 5 अपवर्ती, प्रथम 5 अपवर्ती ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 अपवर्त ज्ञात कीजिए या लिखिए। ठीक है, 5 के प्रथम 5 अपवर्त लिखिए। दोस्तों आपको पता अपवर्त क्या होता है, मल्टीपल, गुणज, क्या गुणज होता है। यानी कि 5 के प्रथम 5 अपवर्त लिखने हैं तो अपवर्तक क्या इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं, गुणज कहते हैं। यानी कि क्या कहना, जब भी आपसे अपवर्त पूछे तो दोस्तों अपवर्त का तो मल्टीपल होता है, यानी कि जो संख्या दे रखी है उसका हमें टेबल पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता, उसका पहाड़ा पढ़ना होता। क्या पूछा, 5 के प्रथम 5 अपवर्त लिखे, तो 5 का पहाड़ा पढ़िए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 एकू 20, 5 25, ये पांचों हमारे क्या होंगे, 5 के प्रथम अपवर्त हो जाएंगे। ठीक है, क्या लिखोगे, 5 के प्रथम 5 अपवर्त, बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, पहला स्वयं संख्या स्वयं का अपवर्त होती है। ठीक है, संख्या स्वयं का अपवर्त होती है, इसलिए 5 भी शामिल हो गया। 5, 10, 15, 20 और 25। जब भी किसी भी संख्या का आपसे अपवर्त दोस्तों पूछेगा, उस संख्या का टेबल पढ़ना है। जितने तक कहे उतने तक टेबल पढ़ना है। जैसे यहां 5 तक कहागा, 5 के 5 अपवर्त कहा तो 5 यदि 6 कहता तो 5 छक्का 30, 6 हो जाता। 8 कहता तो 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। समझ गए ना दोस्तों, किसी भी संख्या 6 का पूछ लेता, अभी कहता 6 के कोई 3 अपवर्त लिखिए, तो 6 के 3 अपवर्त क्या हो जाते हैं, 6 हो जाता, और क्या हो जाता, 6 दूनी 12 हो जाता, और क्या था 6 3 18। ये 6 के 3 अपवर्त हमारे हो जाते हैं। राइट, समझ गए ना दोस्तों। चलिए तो आई होप, मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में। जब भी आपसे क्या कहता है, अपवर्त कहे या मल्टीपल कहे या गुणज कहे, यहां गुणज भी लिखा मिल सकता है, मैंने अभी बताया ना। तो तीनों का मतलब भाई इंग्लिश में क्या कहेगा, मल्टीपल होता है, और क्या अपवर्त या गुणज हिंदी में लिखा मिलेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 5 कहता है आपसे, 2, 5 तथा 10 के समापवर्त ज्ञात कीजिए। 2, 5 तथा 10 के समापवर्ती कॉमन मल्टीपल्स ज्ञात कीजिए जो 32 से कम है, जो 32 से कम हो। ठीक है, क्या आपसे कहा, 2, 5 तथा 10 के समापवर्त ज्ञात कीजिए जो किससे कम हो, 32 से कम हो। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। क्या समापवर्ती, सम प्लस अपवर्ती, मतलब क्या, हमें कॉमन मल्टीपल चाहिए। ये क्या कॉमन मल्टीपल चाहिए, तो पहले 2, 5 और 10 के हमें ऐसे अपवर्ती निकालने हैं जो 32 से कम हो। क्या 2, 5, 10 के दोस्तों हमें ऐसे अपवर्त निकालने हैं जो क्या हो, 32 से कम हो। ध्यान से देखिए, चौंकिए मत इधर उधर।
ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। मौका मिलता है गर्दन आगे पीछे हिला लेते हो कि नहीं, दूसरे की बातें भी सुन रहे हो, इधर ध्यान से सुन लो, इधर बातें, यदि ये बातें सुन लोगे तो काम आ जाएंगे आपके, इसलिए चौको मत, ध्यान से वीडियो को देखो। चलो, क्या 2, 5 और 10 के समापवर्त ज्ञात कीजिए जो 32 से कम है। दोस्तों मतलब क्या, 32 से कम होने चाहिए। जैसे दोस्तों कैसे, 2 के अपवर्त लिख लीजिए, 2 के अपवर्त जो क्या 32 से कम है, तो लिखना चाहे 2 के अपवर्त जो 32 के, यहां लिख सकते हैं 2 के अपवर्त जो 32 से कम है बराबर, ऐसे लिख लीजिए या खाली लिख लीजिए 2 के अपवर्त, वो समझ जाएगा कि 32 से कम है। चलिए लिख देता हूं, 2 के अपवर्त जो 32 से कम है बराबर दोस्तों कौन से होंगे, अच्छा 2, 4, बस आप अपवर्त करना तो क्या मल्टीपल टेबल पढ़ना है, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और क्या 20, 22, 24, 26, 28, 26 के बाद 28 और 30। क्या कहा था, 32 नहीं हो सकता क्योंकि कहा जो 32 से कम हो, तो 32 लिखेंगे तो 32 के बराबर हो जाए, कम नहीं होगा। तो ये हमारे दोस्तों 2 के अपवर्त जो 32 से कम हो इतने हो गए। उसके बाद दोस्तों किसके लिखने हैं, 5 के अपवर्त, 5 के अपवर्त जो 32 से कम है बराबर। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे, तो कौन कौन से होंगे दोस्तों, 5, 10, 15, 20, 25 और 30, ये तो होंगे। 5 का टेबल पढ़ लिया हमने, 5 चिकम 5, 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 5 को 20, 5 25, 5 का 30। अच्छे से आता होगा ना, 5 1 5 करके भी पढ़ सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। हम जानते हैं आप सोच रहे हैं सर 5 1 5, 5 2 10 भी होता है, हाँ तो वैसे पढ़िए, क्या दिक्कत। चलिए अगला किसका, 10 के अपवर्त जो 32 से कम है, 10 के अपवर्त जो किससे कम है, 32 से। तो दोस्तों क्या होगा, 10, 20 और 30, बस अगला है 40 आ जाएगा, ज्यादा होना हो जाएगा, बस यही होंगे ना भाई, 40 लिखेंगे, आपसे 32 से कम लिखना है। अब दोस्तों क्या पूछा था, 2, 5 तथा 10 के समापवर्त ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, लिखोगे 2, 5 तथा 10 के समापवर्त मतलब कॉमन मल्टीपल्स जो 32 से कम हैं बराबर क्या होंगे। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब क्या समापवर्त मतलब कॉमन मल्टीपल, मतलब क्या जो तीनों में कॉमन हो वो हमें लिखने हैं भाई। समापवर्त हमने क्या, सम प्लस अपवर्त, सम माने समान भाई। समापवर्त को जो तोड़ेंगे, अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा इस टॉपिक को, सम प्लस अपवर्त ये तोड़ेंगे तो सम माने क्या होता है दोस्तों, हमारा समान होता है, और अपवर्त माने गुणज, मतलब क्या मल्टीपल, यानी कि क्या सम माने समान, जिनके क्या हो समान हो वो भी क्या गुणज, मतलब जितनी भी संख्या यहाँ 3 दे रखी होंगी तो तीनों में देखेंगे जो समान होगा। 2 लिखा होता 2 अंक दे रखे होंगे तो 2 में देखेंगे जो समान होगा। 4 दे रखे होंगे तो 4 में देखेंगे। तो दोस्तों देखना क्या है हमें, इन तीनों में हमारा क्या समान क्या है, कौन सा ऐसा अंक है जो तीनों में समान है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपको देखना सबसे बड़ा वाला अंक, क्या देखना है, सबसे बड़ा वाला अंक। इसमें क्या है, 2 है, 5 है, 10। कॉमन ढूंढने के लिए दोस्तों ध्यान से समझिए नियम, कॉमन को ढूंढने के लिए आप क्वेश्चन में देखेंगे कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। यहां 2 है, 5 है, 10, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 10। तो दोस्तों 10 देखिए, अब 10 के कितने आए हैं, 10 के अपवर्त तो 32 से कम कितने, 3 है, 10, 20, 30। तो देखिए क्या 10 ऊपर वाले में कहीं है, देखते हैं दोस्तों। तो 10 दोस्तों इसमें तो है ही है, ऊपर वाले भी, यहां भी 10 मिल रहा है, और कहां मिल रहा है, यहां। तीनों जगह दोस्तों हमारा 10 देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, यानी दोस्तों हमारा यहां क्या हो जाएगा, ये पहला कॉमन तीनों में 10 हो गया। उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिए, 10 के बाद क्या 20, क्या ऊपर कहीं 20 मिल रहा,
तो दोस्तों ध्यान से देखिए, यहां भी 20 मिल रहा, यहां भी 20 मिल रहा और यहां भी 20 मिल रहा, तीनों में 20 कॉमन हो गया, यानी दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 20 भी कॉमन हो गया यहां पर। उसके बाद दोस्तों देखिए 30, क्या तीनों में 30 कॉमन मिल रहा, तो दोस्तों यहां भी 30 कॉमन मिल रहा, यहां भी मिल रहा और यहां भी मिल रहा, तो तीनों में 30 कॉमन मिल रहा, यानी कि दोस्तों यहां में हमारा 30 भी कॉमन हो गया। और ये दोस्तों हमारे क्या हो गए, समापवर्त। अतः लिख दोगे इसके आगे, अतः क्या 2, 5 तथा 10 के समापवर्त जो 32 से कम है, 10, 20, 30 और ब्रैकेट में बंद करके आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद आप समझ चुके होंगे, बहुत अच्छे से दोस्तों इसको समझ चुके होंगे। चलिए सेम प्रश्न दोस्तों घर के लिए दे रहा हूं, 6 नंबर कह रहा 3, 6, 9 के समापवर्त 3, 6, 9, 3, 6 तथा 9 के समापवर्त ज्ञात कीजिए जो 55 से कम है, जो 55 से कम है। क्या 3, 6 तथा 9 के समापवर्त ज्ञात कीजिए जो 55 से कम है। इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और यदि आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देते हैं तो मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको अच्छे से इसको समझा लिया है। यदि आप पे डिपेंड करेगा कि मैं समझा पाया हूं इस प्रश्न को नहीं कि नहीं। यदि मैंने समझा लिया होगा अच्छे से तो आप जरूर इसका उत्तर देंगे, और यदि नहीं समझा पाया हूं यानी कि मेरे में अभी कोई कमी है, मैं आपको अच्छे से समझा नहीं पाया हूं, इसलिए दोस्तों आपका उत्तर ही बताएगा कि मैंने इस प्रश्न को अच्छे से समझाया है कि नहीं समझाया। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं, इसको रब करें ये दोस्तों। ठीक है, 6 नंबर आपको होमवर्क से लगा के देना है। प्रश्न संख्या 7 की ओर दोस्तों चलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप अपवर्त और क्या समावर्त दोनों टॉपिक अच्छे से समझ चुके होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 की। 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कहता है 20 के अपवर्तक लिखिए, अपवर्तक लिखिए, 20 के अपवर्तक लिखिए। दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा सा प्रश्न है, बहुत आसान है। दोस्तों अपवर्तक क्या होता है? दोस्तों अपवर्तक जो हमारा होता है वह गुणनखंड होता है। क्या होता है? गुणनखंड होता है, मतलब फैक्टर्स। यानी कि 20 के हमें क्या करने, फैक्टर लिखने। क्या लिखने? फैक्टर। यानी कि 20 हमारा किन किन संख्याओं से कट जाता है, मतलब ऐसी संख्याएं दोस्तों में इसकी लिखनी है जो क्या उससे हम भाग करें तो 20 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। अपवर्तक का मतलब क्या होता है? गुणनखंड, यानी कि फैक्टर्स लिखने दोस्तों में 20 के। और फैक्टर्स क्या होते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं? जो संख्या दे रखी हो उसमें हम ऐसी संख्या से भाग करें कि वह पूरा पूरा उस संख्या से कट जाए। कट जाने का मतलब क्या है कि उसका जो शेषफल हो 0 आ जाए। तो दोस्तों ध्यान से समझिए, क्या लिखोगे? 20 के 20 के अपवर्तक मतलब फैक्टर्स बराबर, ध्यान समझिए दोस्तों। तो क्या होगा? अपवर्तक मतलब मल्टीपल, या मतलब फैक्टर। मल्टीपल अलग चीज होता है, मल्टीपल तो मैंने ये पढ़ा है, अपवर्त होता है। फैक्टर्स दोस्तों गुणनखंड। तो दोस्तों देखिए यहां समझिए, 20 जो दोस्तों सबसे 1 से भी कटेगा। यदि 120 से भाग करते हैं, 20 को 1 से भाग करेंगे तो शेषफल 0 ही आएगा। मतलब कहने का मतलब है कि एक प्रत्येक संख्या का जो अपवर्तक होता है। फिर दोस्तों देखिए, क्या 2 से 20 को यदि भाग करेंगे शेषफल 0 आएगा? हाँ, 2 से 20 को भाग करेंगे 2 दहम 20, यानी कि दोस्तों क्या 2 से भी 20 पूरा पूरा कट जाएगा। क्या 3 से कटेगा? नहीं, क्योंकि 3 18 और 3 7 21, 3 से नहीं कटेगा। 4 से 4 पंचे 20, यानी दोस्तों 4 के टेबल में भी 20 आता है। क्या दोस्तों 5 से कटेगा? कटेगा। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चक्कू 20, यानी कि 5 के टेबल में भी आता है 20। क्या 6 के टेबल में? नहीं। 6 3 18, 6 चौक 24,
नहीं आएगा ना। फिर 7 के टेबल में भी नहीं आएगा, 8 9 के भी नहीं आएगा, लेकिन 10 के टेबल में आएगा। किसके टेबल? 10 के टेबल में आएगा। यानी कि क्या 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से और 20 से, और क्या स्वयं से भी कटेगा। यदि इसको 20 से भाग करेंगे, क्योंकि 20 के टेबल में भी 20 आता है। यानी कहने का मतलब है किसी भी संख्या का हमें अपवर्तक निकालने के लिए एक जो होता है प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है, और संख्या स्वयं उस संख्या की अपवर्तक होती है, फैक्टर्स होते हैं। मतलब क्या 20 भी इसका शामिल होगा। दोस्तों बात समझ पाया कि नहीं? यानी कि 20 के अपवर्तक कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6। जब भी दोस्तों यहां 10 पहुंचे, उसके बाद आपको सोचना है कि 11 12 13 14 होगा कि नहीं होगा। क्यों नहीं सोचना? जब भी संख्या के आधे पे आ जाए, जैसे यहां 20 था, यहां हम 10 पे आ गए, तो जस्ट उसके बाद मतलब संख्या के यदि आधे तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद संख्या स्वयं होगी, उसके बीच में कोई नहीं होगा। जैसे आपसे पूछ ले 8 का पूछ लेते हैं कि 8 के अपवर्तक बताइए। 8 के अपवर्तक, गुणनखंड, फैक्टर्स। तो दोस्तों क्या होगा? देखिए 8 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और किससे कटेगा? 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से कटेगा। अब दोस्तों आपको ये सोचना नहीं कि 5 से कटेगा, 6 से कटेगा कि नहीं, 7 से कटेगा कि नहीं। डायरेक्ट 4 के बाद ही आधे पे पहुंच गया भाई। 8 का आधा 4 होता तो जस्ट इसके बाद क्या होगा? संख्या स्वयं हो जाएगी। यानी कि यदि 8 के आपसे अपवर्तक पूछता है तो 1 2 4 और 8 हो जाएगा। बात समझ पाए? अपवर्तक निकालने का तरीका क्या? मतलब 10 पे पहुंचने पर, 10 का मतलब क्या? आधे पे पहुंचने पर, किसी भी संख्या के आधे पे पहुंचने पर उसके बाद के अंकों के बारे में आपको सोचना नहीं कि इसके बाद सोचते हैं कि 11 होगा कि नहीं, 12 होगा कि नहीं, 13 होगा कि नहीं, क्योंकि संख्या के जस्ट बाद क्या? फिर स्वयं संख्या होगी। राइट? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको पता है 4 के बाद 5, 5 दूना 10 होता है, तो दुगुना पे भी नहीं आ रहा। इसलिए दोस्तों क्या होगा? आधे पे पहुंचने के बाद संख्या स्वयं उसका अपवर्तक हो जाएगी। ठीक है, राइट। चलिए छोटा सा प्रश्न एक दे दे रहा हूं, 8 नंबर। आपसे कह रहा है 30 के अपवर्तक लिखिए। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर भी दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला दोस्तों प्रश्न देखिए ध्यान से। चलिए प्रश्न संख्या दोस्तों 9, बहुत अच्छा प्रश्न है। कहता है 15 एवं 20 का सार्वगुणनखंड या समापवर्तक ज्ञात कीजिए। या समापवर्तक, मैंने इस शब्द को अपने आप से लिख दिया, ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से समझिए, क्या कह रहा? 15 और 20 का सार्वगुणनखंड, सार्व माने दोस्तों होता है कॉमन, और गुणनखंड मतलब फैक्टर, यानी कि कॉमन फैक्टर्स दोस्तों हमें फाइंड करने हैं। 15 और 20 के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो समापवर्तक मतलब सम प्लस अपवर्तक, जैसे अभी हमने क्या किसको? अपवर्त को तोड़ा था, समापवर्त को तोड़ा था, उसी प्रकार समापवर्तक है सम प्लस अपवर्तक। क्या? समापवर्तक को दोस्तों जब तोड़ेंगे तो क्या टूटेगा? ये सम प्लस अपवर्तक। और अपवर्तक आपने अभी सीखा है। सम माने दोस्तों क्या होता है? समान होता है, और अपवर्तक मतलब क्या? गुणनखंड। गुणनखंड मतलब जो संख्याएं दे रखी हैं उनके समान गुणनखंड जो होंगे वही हमारे क्या? समा अपवर्तक कहलाएंगे, समापवर्तक कहलाएंगे। ठीक है, और सार्व का मतलब दोस्तों क्या होता है? सार्व गुणनखंड। गुणनखंड दोस्तों, सार्व गुणनखंड का जो मतलब होता है, सार्व का मतलब होता है उभयनिष्ठ, या क्या कह सकते हैं? समान। सार्व का समान कहें, सार्व का मतलब क्या होता है? समान भी कह सकते हैं, या उभयनिष्ठ। समान का मतलब क्या? जो दोनों में हो। तो जो दोस्तों उभयनिष्ठ या क्या नहीं, सार्व मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ कहे, या इसके साथ में दोस्तों क्या ले सकते हैं? समान।
जो दोनों में समान होगा वही तो उभयनिष्ठ होगा, जो दोनों में समान होगा वही उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉमन। समझ गए? तो दोनों शब्दों का अर्थ समझ पाए कि समापवर्तक का मतलब होता है कॉमन फैक्टर्स या सार्वगुणनखंड कहेगा, इसका भी दोस्तों मतलब होता है कॉमन फैक्टर्स। अच्छे से समझिएगा टॉपिक, भले छोटे टॉपिक हैं, भले एक लाइन का उत्तर है, लेकिन बहुत काम के हैं, तो इसलिए हल्के में तो कतई दोस्तों मत लीजिएगा। और यदि आप हमारे साथ लगे हैं तो मुझे उम्मीद आप हल्के में नहीं ले रहे होंगे। नए मित्रों के लिए जरूर बता रहे हैं ये बात। चलिए अब तो कर लेंगे ना। तो दोस्तों ध्यान से देखिए क्या लिखोगे। पहले क्या करेंगे? 15 के अपवर्तक ज्ञात कीजिए। यदि अपवर्तक समापवर्तक पूछा होगा तो अपवर्तक लिखेंगे। यदि आपसे सार्वगुणनखंड पूछा होगा तो लिखेंगे 15 के गुणनखंड। समझ पाए? यदि क्वेश्चन पूछा 15 एवं 20 का सार्वगुणनखंड ज्ञात कीजिए तो यहां लिखते 15 के गुणनखंड बराबर। यदि आपसे पूछा 15 एवं 20 के समापवर्तक ज्ञात कीजिए तो आप लिखते 15 के समापवर्तक। ठीक, इस 15 के अपवर्तक निकालते फिर समापवर्तक निकालते, राइट। तो 15 के अपवर्तक बराबर, अब 15 किससे किससे डिवाइड होगा? आपको पता 1 से तो सभी संख्या डिवाइड होती, फिर 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, फिर 4 से नहीं, 4 तियां 12 और 4 चक्कू 16 नहीं होगा, 5 से, 5 तियां 15, 6 से नहीं, 6 दूनी 12, 6 तियां 18 नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा। और 8 क्या, जब आधे से ऊपर पहुंच जाए, 8 आ गया, 8 दूनी 16, आधे से ऊपर पहुंच जाए उसके बाद संख्या स्वयं होती। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखिए 20 के अपवर्तक, तो दोस्तों 20 देखिए किससे कटेगा? 1 से कट जाएगा, 2 से कटेगा, फिर 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 4 से नहीं, 5 से, अच्छा 20 के तो अभी आपने लिखा था, 20 के अपवर्तक लिख चुके हैं, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा और 20 से कटेगा। ठीक है, 20 के अपवर्तक निकालेंगे, 1 2 1 से कटेगा 20, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 और 20 के। आपसे पूछा क्या था? 15 एवं 20 के सार्वगुणनखंड, सार्वगुणनखंड या दोस्तों क्या लिख सकते हैं? सार्वगुणनखंड के स्थान पर क्या लिख सकते हैं? समापवर्तक। चाहे सार्वगुणनखंड लिखिए या समापवर्तक, मैंने दोनों लिख के दिखा दिया, बराबर 15 एवं 20 के समापवर्तक दोस्तों जो दोनों में कॉमन हो गए वही हमारे समापवर्तक हो गए। अब दोस्तों देखिए जो हमने कहा था बड़ा संख्या हो उसको देखिए। अब बड़ी इसमें क्या देखना? जब भी अपवर्ती की बात करेंगे तो बड़े वाले को देखना होगा, और जब भी अपवर्तक की बात करेंगे, समापवर्तक की बात करेंगे, उसमें छोटे वाले को देखना। छोटा कौन सा? 15। अब 15 में देखिए यहां 1, तो दोनों में कौन सा कॉमन? 1 हो गया। क्या होगा? 1 कॉमन दोनों में होगा ही होगा। उसके बाद दोस्तों कौन सा? देखिए 3 है, क्या 3 कहीं कॉमन है? नहीं। फिर 5 है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी, तो 5 हो गया। उसके बाद दोस्तों और कोई दिखेगा? 15 नहीं। तो यानी कि 15 एवं 20 के समापवर्तक कितना होगा? 1 और 5। ये हमारा आंसर आ चुका है। कर लीजिए दोस्तों, बहुत आसान है। चलिए, मुझे उम्मीद है आपने अच्छे से कर लिया होगा। चलिए अगला एक दोस्तों प्रश्न 10 नंबर मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप करिएगा। बीस एवं 30 का समापवर्तक ज्ञात कीजिए। दोस्तों कई जगह दोस्तों 1 को कॉमन नहीं लिखते, खाली 5 लिखा है, तो अभी आप घबराइएगा नहीं। क्या 15 एवं 20 के समापवर्तक, उससे तो आप खाली 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 तो सब में शामिल होगा, सब में कॉमन होगा, इसीलिए खाली 5 भी दोस्तों आप यहां पे लिख सकते हैं। इसलिए घबराइएगा कि नहीं कि सर आपने 1 भी लिख दिया, 5 भी लिख दिया, क्योंकि 1 तो सब में कॉमन होगा, तो आप खाली 5 को भी वहां पर दिखा सकते हैं, या आप 1 5 दोनों लिखेंगे तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों
आज की क्लास आप सभी भाई बंधु को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करते रहिएगा। और जितने मैंने प्रश्न आज दिए, कुछ ज्यादा प्रश्न भले दे दिए आज, तो उन सभी प्रश्नों का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।